हेलो वन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। आज जो स्टैंडर्ड हम रिवाइज करेंगे वो हमारा रहेगा हमारा ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। सर 620 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप ऑडिट के लिए गए, वहां पे कुछ ऐसी आइटम है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको चेक करने के लिए आपको किसी ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए, किसी आइटम को चेक करने के लिए किसी एक्सपर्ट की नीड है। फॉर एग्जाम्पल सर कोई केस चल रहा था, आपको कितना प्रोविजन बनना चाहिए और कितना नहीं, इसकी हेल्प के लिए आपको एक लॉयर से एडवाइस लेनी पड़ी, राइट। या सर आपके क्लाइंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है तो आपको बैलेंस शीट के अंदर सर उसके डालने के सर कितना एसेट्स के अंदर आएगा, आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, आपको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है एज पर द स्टैंडर्ड, तो आपने आर्किटेक्ट की हेल्प ली, राइट। तो सर 620 बात करता है जब तुम किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हो अपने ऑडिट को करते हुए। तो 620 ने कुछ थोड़ी प्रोसीजर्स बताए हैं जो ऑडिटर को करने पड़ेंगे। लेकिन सर एक चीज याद रखना, 620 ने एक्सपर्ट की डेफिनेशन भी दी है। उसने बोला सर कि एक्सपर्ट का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास नॉलेज है अदर देन ऑडिटिंग की और अकाउंटिंग की। बिकॉज सर जब भी हम एक्सपर्ट की बात करते हैं इन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग तो हमारे कहने का मतलब होता है सर सीए। तो सर 620 ने बोला किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, वो सब कुछ आएगा 620 के अंदर, बस सीए की बात नहीं कर रहे हम। हैविंग नॉलेज अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बात समझ में आई। तो 620 ने क्या बोला, जब भी आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लोगे तो ऑडिटर को क्या ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे कि आपको एक्सपर्ट का नीड है कि नहीं है, अगर है तो आपको फिर ये 4 ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। बात समझ में आई। सर सबसे पहले है आप एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को चेक करोगे। सर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है सर क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज। कैपेबिलिटी का मतलब है सर क्या वो नॉलेज एक्सरसाइज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट था, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज है उसके पास, लेकिन सर जो बिल्डिंग जिसके रिगार्डिंग मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी वो बिल्डिंग थी सर दिल्ली के अंदर, मेरा जो आर्किटेक्ट था वो रहता था सर लंदन में। तो एक बात बताओ, इतनी दूर से ऑल्दो उसके पास कॉम्पिटेंस है, क्वालिफिकेशन तो वो है, नॉलेज तो वो उसके पास है, लेकिन वो कैपेबल है क्या उसको एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप उसकी नॉलेज चेक करोगे, उसकी कैपेबिलिटी की वो अपनी नॉलेज को एक्सरसाइज भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्जेक्टिविटी। सर कोई भी आपके काम में इन्वॉल्व होता है तो आप इंडिपेंडेंस तो चेक करोगे ही करोगे। आप चेक करोगे कि उसके और क्लाइंट के बीच में कोई रिलेशनशिप तो नहीं है एक्सपर्ट के बीच में जो कि उसकी इंडिपेंडेंस को हार्म कर रहा हो। बात समझ में आई। तो सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे कि आपको किसी ऑडिट के अंदर एक्सपर्ट की नीड है कि नहीं है। अगर नीड है तो आपके फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे, ये 4 ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे। तो सबसे पहला क्या है सर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। आप इंडिपेंडेंस चेक करोगे और इसके बारे में सर उसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में आपको नॉलेज कहां कहां से मिल सकती है, सोर्स क्या क्या रहेंगे ये नॉलेज के। सर हो सकता है आपने उसे एक्सपर्ट के साथ पहले भी काम किया हो, प्रीवियस वर्क, प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। आप डिस्कस करो अपने एक्सपर्ट के साथ या किसी और के साथ जिसने इस एक्सपर्ट के साथ काम किया है। आप उसकी क्वालिफिकेशन, डिग्रीज वगैरह चेक कर रहे हैं, उसके लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे हैं कि वो एक्चुअली उसके पास प्रॉपर लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है। उसने अगर कोई बुक्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश करनी है तो आप वहां से भी उसकी कैपेबिलिटीज और नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, सर ऐसे 220 ने भी कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स दिए हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स दिए हैं जिनको आप अप्लाई करके आप एक्सपर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। तो पहले तो आप उसके बारे में नॉलेज लोगे, एक्सपर्ट के बारे में। दूसरा ऑडिट प्रोसीजर सर आप उसके फील्ड के बारे में नॉलेज लोगे कि जिस फील्ड में वो काम करता है उसमें बेसिकली किस किस चीज का इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके फील्ड के बारे में नॉलेज लोगे सो डेट आप ये डिटरमाइन कर सको कि सर जिस फील्ड में वो काम करता है वो क्या आपके
पर्पस को फुलफिल करता है कि नहीं करता। पहले आपने एक्सपर्ट की नॉलेज ली, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह को चेक किया, फिर उसके फील्ड की नॉलेज की, ये डिटरमाइन करने के लिए कि सर उसके पास जो नॉलेज है, जिस फील्ड में वो काम करता है, क्या वो आपके पर्पस को फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सर आपको फील्ड का नॉलेज कैसे मिलेगा, उसकी एक्सपर्टीज किस किस फील्ड में, आप ये चेक करोगे। इस फील्ड के अंदर सर काम करने के लिए कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह, फॉर एग्जांपल सर हमारे अकाउंटिंग को समझने के लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। किसी को ये चेक करना है कि हमने अपना काम अच्छे से किया है कि नहीं किया, ऑडिटिंग का, तो सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया, राइट। तो आप उसके फील्ड के बारे में क्या क्या नॉलेज लोगे कि उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कौन सी है, हमारे इस फील्ड में काम करने के लिए कौन से बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन से एग्जाम्पशंस और मेथड यूज किए जाते हैं, और किस तरीके का डेटा हम यूज करते हैं, उसका सोर्स क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉलेज लोगे एक्सपर्ट के बारे में, फिर उसके फील्ड के बारे में ये डिटरमाइन करने के लिए कि जिस फील्ड में वो काम कर रहा है क्या वो आपके पर्पस को फुलफिल करता है कि नहीं करता। बंदा परफेक्ट है, उसका काम परफेक्ट लग रहा है, तो सर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर आप एग्रीमेंट करोगे उससे काम स्टार्ट करने से पहले, सो डेट कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बाद में ना हो। सर आप कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लोज रखोगे, बिकॉज आप अपना बहुत सारा अपना क्लाइंट का इंफॉर्मेशन और अपना इंफॉर्मेशन उसका तक शेयर कर रहे हो, तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करोगे कि सर वो अपने आपके क्लाइंट का इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। दूसरा, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, आप अपने एग्रीमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि सर आप किस तरीके से, किस मोड में, कब आप कम्युनिकेट करेंगे, कब तक आपको अपना रिपोर्ट चाहिए। नेचर ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर उसको बता दोगे कि सर मेरा किस तरीके का काम है, मैं एज ए ऑडिटर कैसे काम करता हूं, मतलब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक मेरा इंडिपेंडेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका ये रोल रहेगा मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, आपके काम का ये रोल रहेगा मेरे काम के अंदर। तो सर आप अपना रोल भी डिस्कस करोगे और उसका भी, उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। उसके जो काम रहेगा उसका क्या नेचर रहेगा, स्कोप रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये बेसिक चीजें हैं जो आप एग्रीमेंट के अंदर डालोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सर ये है, राइट, क्योंकि उसके पास आपके क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है। थर्ड, सर आपने बंदे का नॉलेज लिया, आपने उसके काम का नॉलेज लिया, आपने एग्रीमेंट कर लिया। अब क्या हुआ, बंदे ने आपने काम करके दे दिया, बंदे ने आपको काम करके दे दिया, लेकिन सर स्टैंडर्ड ने बोला है ऑल्दो यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी उसका काम यूज करने से पहले उसके काम के अंदर, किए गए काम के अंदर कुछ चीजों को चेक कर लेना। आप देख लेना कि वो आपके लिए एडुकेट है कि नहीं है। आप सर उसने जो फाइंडिंग निकाली है वो रीजनेबल है कि नहीं है, आपने भी तो क्लाइंट को स्टडी किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो रीजनेबल है कि नहीं है। उसने जिस बेसिस पे वो फाइंडिंग्स निकाली हैं वो ऑडिट एविडेंस के साथ या अदर इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। मतलब आप उसके काम को यूज करने से पहले ये चेक करोगे जो उसने काम करके दिया वो रीजनेबल है कि नहीं है। ठीक है, उसने जो अजम्पशंस वगैरह लगाई हैं, तो आपने जो यहाँ पे अजम्पशन स्टडी करी थी क्या उसने उसके अकॉर्डिंग ही यूज करी है, राइट। उसने जो डेटा यूज किया था वो कितना ऑथेंटिक था। तो उसका काम यूज करने से पहले सर यहां तक है आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं उसका काम यूज करूं कि नहीं करूं, मतलब इसको काम दूं या नहीं दूं। फिर आपने उसको काम दे दिया और एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब उसने सर एज पर द एग्रीमेंट आपको काम करके दे दिया, लेकिन वो काम यूज करने से भी पहले उसने जो काम करके दिया है आप उसका रीजनेबिलिटी चेक करोगे, उसके सोर्स डेटा के ऑथेंटिकेशन चेक करोगे सर, बिकॉज अगर डेटा गलत होगा तो सारा का सारा काम ही गलत होगा। डेटा चेक करोगे, उसके अजम्पशंस जो उसने देखी हैं वो मार्केट में जो यूज हो रही है, जो बेसिकली इस फील्ड के अंदर यूज की जाती थी, उस तरीके की है कि नहीं है। जितना भी उसने जो भी फाइंडिंग्स निकाली है, उसने जो अपना ओपिनियन प्रोवाइड किया है या फिर उसने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो एज पर द उसके एविडेंस है कि नहीं है, प्रॉपर एविडेंस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उन सब चीज का है कि नहीं है। जब आप इस चीज से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी आप उसका काम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट का काम एक्सपर्ट का काम आपके लिए एडुकेट नहीं है तो सर आप एडिशनल प्रोसीजर्स कर लेना, या फिर आप एक्सपर्ट को बोल देना सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको पहले सॉल्व करके दे दो, राइट। सर ये तो था आप उसका काम यूज करने से पहले कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे। लास्ट, एक्सपर्ट का आपके ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट जाएगा। सर स्टैंडर्ड वैसे बोलते हैं
कि आप अपने एक्सपर्ट को यूज कर रहे हो, अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसका रेफरेंस देने का कोई नीड नहीं है। आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसका रेफरेंस देने का कोई नीड नहीं है। लेकिन एक केस है जहां पे आप उसको रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन आई है और वो मॉडिफिकेशन समझने के लिए सर आपको एक्सपर्ट के किए गए काम को समझने की नीड है। सर अगर आपके ओपिनियन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन आया है और वो मॉडिफिकेशन का रीजन एक्सपर्ट है, मतलब एक्सपर्ट की वजह से, एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है उसके बेसिस पे आपने मॉडिफिकेशन दिया है, राइट, मतलब वो मॉडिफिकेशन को समझने के लिए जरूरी है, तो आप उसके काम को, उसके नाम को रेफर करना, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक और चीज सर, आप नाम रेफर करें या नहीं करें, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होता, बिकॉज सर आपका ओपिनियन सोली आपका है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने इसके काम के ऊपर रिलाय करके अपना ओपिनियन दिया है तो इसकी गलती है। सर यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैं, जब आप खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी उस काम को यूज कर रहे हैं। तो सर आपका ओपिनियन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इसके अंदर एक्सपर्ट के ऊपर नहीं डाल सकते, राइट, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता। बात समझ में आई? वैसे तो हम उसके नाम को भी रेफर नहीं करते, वो तो अगर हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि हमारी रिपोर्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है तभी रेफर करेंगे, लेकिन अगर रेफर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, राइट। सर एक और चीज, ये तो था आपका ऐसे 620 जहां वो बेसिक बातें करते हैं कि जब भी किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो तो आप उसका पहले एक्सपर्ट की नॉलेज को चेक करोगे, फिर उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लोगे, इन दोनों से सेटिस्फाइड होते हो तो ही एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट के अंदर कुछ बेसिक क्लॉज है, ये तो डलेंगे, इसके अलावा भी अगर ऑडिटर चाहे तो डाल सकता है। जब वो काम करके दे दे तो उसको यूज करने से पहले भी बेसिक चीजें चेक करना कि रीजनेबल है कि नहीं है, नीड पड़े तो ही रेफर करना, अदरवाइज रिपोर्ट में रेफर करने का नीड नहीं है। लेकिन ये याद रखना, अगर आपने काम रेफर, अगर उसका नाम रेफर किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, आप अपने ओपिनियन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बात समझ में आई? सर एक और चीज, ये था सर 620 बात करता है ऑडिटर एक्सपर्ट के बारे में। एक और स्टैंडर्ड है सर, स्टैंडर्ड 500, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को यहाँ पे। 500 के अंदर भी, ऑडिट एविडेंस के अंदर भी एक पैराग्राफ है जो बात करता है सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में। जब भी 620 पढ़ो प्लीज 500 भी साथ में पढ़ लेना क्लैरिटी के लिए। बेसिकली दोनों में डिफरेंस यहां है, आप क्लाइंट का ऑडिट करने गए, उसकी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम को समझने के लिए ऑडिटर को नीड है किसी एक्सपर्ट की, तो वो 620 में आएगा। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट को अपनी किसी आइटम को, फॉर एग्जांपल सर कोई केस चल रहा था, उनको प्रोविजन बनाना था मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को कितना प्रोविजन बनाना चाहिए इसलिए उसने लॉयर की हेल्प ली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मैनेजमेंट हेल्प लेता है। तो 500 ने बताया है कि अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट ने हेल्प ली है तो उस आइटम को कैसे चेक करना है, ठीक है। 620 बात करता है कि सर ऑडिट करने गए थे, हमें किसी आइटम को समझने के लिए, ऑडिट करने के लिए किसी एक्सपर्ट की नीड पड़ी बिकॉज हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, तो उसका काम कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं 620। सर एक और बात बता रही हूं, रट्टा लगाने के लिए चाहिए सोच लो, 500 के अंदर भी ना ये 3 पॉइंट आते हैं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन बेसिकली ये 3 चीज रहती हैं। आप उसका कॉम्पिटेंस चेक करते हो, फील्ड का अंडरस्टैंडिंग लेते हो उसके वर्क का, लास्ट में एडुकेसी चेक करते हो। बस एक एग्रीमेंट वाला पॉइंट नहीं आता, वो बनता भी नहीं है बिकॉज उसको हायर किसने किया, मैनेजमेंट ने, और यहाँ पे हायर कौन कर रहा है, हम, तो एग्रीमेंट कौन करेगा, हम। बात समझ में आई? चलिए सर ये था आपका स्टैंडर्ड 620। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं cajgarg1870@gmail.com के ऊपर, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर देना इस नंबर के ऊपर। चलिए आंसर चार्ट डिस्क्रिप्शन से ले लेना। बाय बाय।